बीएससी पार्ट थर्ड की आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। हमारे पिछले टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हमने पिछले टॉपिक में रदरफोर्ड स्कैटरिंग को पढ़ा था कि रदरफोर्ड ने किस प्रकार नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन के बारे में और नाभिक के बारे में बताया। आज हम हमारे इस टॉपिक में संघट्ट प्राचल तथा प्रकीर्णन कोण थीटा में संबंध को ज्ञात करने जा रहे हैं। तो संघट्ट प्राचल और प्रकीर्णन कोण थीटा में संबंध के लिए जो डायग्राम है वो इस प्रकार से है। यहाँ हम डायग्राम को देख सकते हैं। डायग्राम में हमें यहाँ डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि एक अल्फा पार्टिकल पी पोजीशन से होते हुए पी डैश तक जाता है और यहाँ एम पोजीशन पे जो है नाभिक उपस्थित रहता है। तो जो अल्फा पार्टिकल है वो इस तरह से ये जो परवलय अति परवलयाकार शेप है इसमें होते हुए गुजरता है और यहाँ इस प्रकार से इन दोनों पी और पी डैश से जाने वाली जो रेखाएं हैं इनको मिलाया जाता है तो ये ओ बिंदु पर क्रॉस करती है। यहाँ ये जो थीटा कोण है इन दोनों रेखाओं के बीच ये थीटा कोण प्रकीर्णन कोण कहलाता है और ए और ओ के मध्य की जो दूरी है स्मॉल ए के रूप में होती है और अल्फा पार्टिकल और नाभिक के बीच की जो कुल दूरी है यानी कि इसे हम जो है एक प्रकार से न्यूनतम दूरी भी कह सकते हैं, त्रिज्या भी कह सकते हैं। इसका मान x के रूप में होता है। यहाँ ये जो एंगल है इस लाइन और इस पैरेलल लाइन के बीच ये फाई एंगल होता है। नाभिक से इस रेखा पर डाला गया जो लंब डाला गया है एम जे के रूप में ये दूरी स्मॉल बी के रूप में होती है। तो यहाँ जो फाई है ये कहलाता है ठोस कोण और थीटा कहलाता है आपके प्रकीर्णन कोण। चित्रानुसार बिंदु P पर स्थित अल्फा कण v0 वेग से गति करते हुए बिंदु M पर स्थित नाभिक ZE की ओर आता है। यानी कि जो नाभिक है नाभिक में उपस्थित जो आवेश है उसका जो प्रोटॉन है उसका आवेश ZE के रूप में लिया गया है। प्रारंभ में अल्फा कण व नाभिक के मध्य की दूरी अधिकतम होती है अर्थात स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रिया की अनुपस्थिति में अल्फा कण की कुल ऊर्जा उसकी गतिज ऊर्जा के तुल्य होती है। यानी कि यदि हम बात करें तो स्थिर वैद्युत अन्योन्य क्रिया की अनुपस्थिति में जो अल्फा पार्टिकल है उसे अल्फा पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी है वो किसके तुल्य होती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होती है, गतिज ऊर्जा के बराबर होती है। अर्थात बिंदु P पर जो उसकी कुल गतिज ऊर्जा होगी वो होगी E इन के रूप में हम ले रहे हैं, वो है हाफ mv0 स्क्वायर के रूप में, ये उसकी कुल गतिज ऊर्जा होगी। इसके बाद जब अल्फा कण व नाभिक के मध्य अन्योन्य क्रिया होती है, नाभिक और जो पार्टिकल है उनके बीच अल्फा कण के मध्य जो अन्योन्य क्रिया होती है तो अल्फा कण का पथ पी ए पी डैश के रूप में होता है। तो देखते हैं हम, तो ये पथ पी ए पी डैश के रूप में इस तरह से चला जाता है। यानी कि ये नाभिक, ये जो पार्टिकल है नाभिक की ओर आता है लेकिन इसका पथ
पी ए पी डैश के रूप में इस तरह से हो जा पी ए पी डैश के तरह होता है तथा इस स्थिति में जो कुल गतिज ऊर्जा वह स्थितिज ऊर्जा का योग होती है। इस स्थिति में जो कुल ऊर्जा है वो काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल जो उसकी एनर्जी है उनके योग के बराबर होती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो बिंदु ए है उस बिंदु ए पर जो कुल ऊर्जा का मान होगा ई एफ के रूप में वो होगा हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 2kZe² अपॉन एक्स के योग के बराबर होगा, जहाँ k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर के रूप में होता है। एल्फा कण का बिंदु ए पर वेग ए पर जो वेग है वो परिवर्तित होकर v हो जाता है। प्रारंभ में हम जब देखते हैं कि वेग जो है बिंदु P पर वो v नोट रहता है, a पर जो है वेग परिवर्तित होकर के कितना हो जाता है v हो जाता है। रदरफोर्ड प्रकीर्णन में कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, यानी कि जो टोटल मैकेनिकल जो एनर्जी है वो यहाँ कंजर्व रहती है। यानी कि जो रदरफोर्ड प्रकीर्णन हमने पढ़ा, यहाँ जो इसकी जो कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो क्या रहेगी, संरक्षित रहेगी। तो जब यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहेगी तो हम ऊर्जा संरक्षण नियम के अनुसार कह सकते हैं कि उसके वेग में परिवर्तन, यानी कि उसका जब नाभिक और एल्फा पार्टिकल के बीच जो अन्योन्य क्रिया हुई उससे पूर्व की कुल ऊर्जा उन दोनों के बीच अन्योन्य क्रिया के बाद की कुल ऊर्जा के योग के बराबर होगी। तो इसका उपयोग करते हुए हम यहाँ देखते हैं कि हाफ एम वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 2kZe² अपॉन एक्स, यानी कि दोनों ऊर्जाओं को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। ये P पर ऊर्जा थी, ये A पोजीशन पे उसकी कुल ऊर्जा है, तो ये इन दोनों की इक्वल क्या होगी, ये ऊर्जा इसके इक्वल होगी। तो यहाँ हम 2kZe² को एक तरफ रखते हैं, बाकी जो वेग वाले पद हैं उनको एक तरफ ले जाते हैं। तो हाफ एम वी नॉट स्क्वायर को हम यहाँ कॉमन लेते हैं, तो 1 - v² अपॉन वी नॉट स्क्वायर यहाँ हमारे पास शेष रहता है। अब यहाँ हम जो 2 है 2 को इस तरफ नीचे की तरफ भेज देंगे, तो 2 * 4 यहाँ हमारे पास मिल जाता है। तो kZe² अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1/4 एम वी नॉट स्क्वायर 1 - v² अपॉन वी नॉट स्क्वायर के रूप में हमें ये इक्वेशन फाइंड आउट होती है। यहाँ हम सिर्फ 1/x को रखते हैं, बाकी सभी पदों को इधर भेज देते हैं। तो 1/4 एम वी नॉट अपॉन kZe² 1 - v² अपॉन वी नॉट एक्स के रूप में यहाँ हमें ये पद मिल जाता है। और जब हमें x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू इसका क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 4kZe² अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर 1 - v² अपॉन वी नॉट स्क्वायर की पावर -1 यहाँ बनेगी व्युत्क्रम में। तो हम इसे देते हैं इक्वेशन 1, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट रहती है। अब जो अतिपरवलय है, हाइपरबोला की जो कंडीशन है उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि OM इज इक्वल टू EOA होता है, जो उत्केंद्रता है उसका गुण होता है। तो यहाँ से देखें तो AO इज इक्वल टू एप्सिलॉन OM के उत्केंद्रता के गुणनफल के रूप में रहता है। ये AO है, ये OM है। तो यहाँ से हमने जो है तो यहाँ वहाँ हम देख सकते हैं कि जो OM है वो उत्केंद्रता OM इज इक्वल टू EOA के इक्वल होता है, यानी कि जो OA है OA का मान
ओ ए जो डिस्टेंस है, ओ ए डिस्टेंस 1/ε0 ओ एम के, यानी कि ओ एम जो है 1/ε इज इक्वल टू होता है ओ ए के बराबर। तो इस गुण का उपयोग करते हैं, इस रिलेशन का उपयोग करते हैं। यहाँ ई जो है ये उत्केंद्रता कहलाती है अतिप्रवलय की, और अतिप्रवलय की उत्केंद्रता E इज इक्वल टू सेक फाई के रूप में हम लेते हैं। तो यहाँ से x की बात करें तो x जो डिस्टेंस है एल्फा पार्टिकल और नाभिक के मध्य की जो डिस्टेंस है x इज इक्वल टू ओ ए ओ प्लस ओ एम के रूप में लेते हैं। तो x इज इक्वल टू ओ एम प्लस ओ एम अपॉन ई के रूप में यहाँ लेते हैं। ओ एम को हम कॉमन लेते हैं तो ओ एम यहाँ 1/e बनेगा, तो 1/e यानी कि 1/sec फाई, तो ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा कोस फाई के रूप में। तो ओ एम 1 प्लस कोस फाई की टर्म यहाँ हमारे पास बनती है। ट्राइंगल ओ जे एम से, ट्राइंगल जो है हमारे पास ओ जे एम, तो यहाँ देखें तो ये इस तरह से हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, ये O, ये J और ये M इस तरह से है। तो यहाँ ये जो कोण है ये कोण है हमारे पास फाई। तो यदि हम साइन फाई की बात करें, ये डिस्टेंस हमारे पास B है, तो साइन फाई की बात करते हैं तो साइन फाई ये 90 डिग्री का एंगल है। तो ये एंगल फाई है, इसके सामने का ये लंब, ठीक है, और इसके साथ ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, बेस हो गया। तो साइन फाई इज इक्वल टू लंब बटा कर्ण, तो लंब आपके पास B हो गया, कर्ण हो गया आपके पास OM। तो इस तरीके से हमने यहाँ साइन फाई इज इक्वल टू B/OM यहाँ हमने ये बनाया है। तो यहाँ से OM की वैल्यू निकाले तो OM इज इक्वल टू B/sin फाई के रूप में हमें यहाँ ये मिलता है। कोणीय संवेग संरक्षण के नियम से P बिंदु पर कोणीय संवेग इज इक्वल टू A बिंदु पर कोणीय संवेग के बराबर होगा। तो यहाँ से mv0 b इज इक्वल टू mvx के बराबर होगा। v/v0 की वैल्यू निकालें तो b/m से हम यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो v/v0 इज इक्वल टू b/x के रूप में हमें इक्वेशन 2 यहाँ फाइंड आउट होती है। अब जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट की है v/v0 इज इक्वल टू b/om 1 प्लस कोस फाई, तो x की वैल्यू यहाँ हमने पुट कर दी है। तो om 1 प्लस कोस फाई हमें यहाँ फाइंड आउट होता है इज इक्वल टू यहाँ om की वैल्यू यदि हम पुट करें तो om इज इक्वल टू b/sin फाई है, तो b/sin फाई यहाँ पुट किया तो b से भी कैंसिल हो जाएगा और sin फाई अपॉन 1 प्लस कॉस फाई के रूप में हमें इक्वेशन नंबर 3 फाइंड आउट होती है। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो v/v0 की वैल्यू sin फाई अपॉन 1 प्लस कॉस फाई इज इक्वल टू b/x के रूप में हमें यहाँ फाइंड आउट होती है। तो यहाँ से इस पद से जब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो x इज इक्वल टू हमें फाइंड आउट होता है b1 प्लस कोस फाई अपॉन साइन फाई के रूप में। ये इक्वेशन नंबर 4 हमें यहाँ मिलती है x के पद के रूप में। समीकरण 1 में 3 व 4 से मान रखते हैं। जो इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 से हम इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलेगी इक्वेशन b1 प्लस कोस फाई अपॉन साइन फाई इज इक्वल टू 4kZe अपॉन mv0 स्क्वायर 1 माइनस v/v0 का इन्वर्स। तो यहाँ v/v0 का इन्वर्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट करी हमने, यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू पुट की x की। तो ये पूरी इक्वेशन हमें फाइंड आउट होती है। तो यहाँ एलसीएम लिया हमने 1 प्लस कोस फाई का स्क्वायर, 1 प्लस कोस फाई का स्क्वायर, हमने यहाँ एलसीएम लेकर के इसको सॉल्व किया और इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हमारे पास 1
प्लस कोस स्क्वायर फाई प्लस 2 कोस फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई के रूप में यहाँ हमें पद मिलता है, और ये इन्वर्स के रूप में है। तो इसको जब हम इन्वर्स हटाते हैं तो ये पद बन जाएगा हमारे पास 1 प्लस कोस फाई का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर फाई प्लस 2 कोस फाई माइनस साइन स्क्वायर फाई के रूप में। तो यहाँ एक 1 प्लस कोस फाई से एक 1 प्लस कोस फाई कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होकर के यहाँ हमें जो पद फाइंड आउट होगा वो इस तरह से होगा, b इज इक्वल टू 4kZe स्क्वायर mv नॉट स्क्वायर 1 प्लस कोस फाई साइन फाई अपॉन, यहाँ देखें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई को मैं कोस स्क्वायर फाई के रूप में लिख सकता हूँ। तो यहाँ 2 कोस स्क्वायर फाई प्लस 2 कोस फाई के रूप में ये पद बनेगा। इसके बाद b के वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो 1 प्लस कोस फाई से एक 1 प्लस कोस फाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ हमने 2 कोस फाई कॉमन लिया तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ हमारे पास जो एट लास्ट इसको सोल्व करने पर जो इक्वेशन मिलेगी b इज इक्वल टू 2kZe स्क्वायर अपॉन mv नॉट स्क्वायर को साइन अपॉन कोस को हम tan फाई लिख सकते हैं। तो ये b इज इक्वल टू आपको जो है 2kZe स्क्वायर अपॉन mv नॉट स्क्वायर tan फाई के रूप में इक्वेशन फाइंड आउट होती है। फाई इज इक्वल टू, यहाँ हम फाई के लिए कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं कि फाई इज इक्वल टू 1/2, यहाँ ये कंडीशन अप्लाई होगी। फाई इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस थीटा, यहाँ जो फाई एंगल है वो हाफ है पाई माइनस थीटा का, पाई माइनस थीटा का क्या है, हाफ है। तो यहाँ देखें दोनों तरफ 10 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, तो tan फाई इज इक्वल टू tan 1/2 पाई माइनस थीटा, तो ये बनेगा आपके पास tan फाई इज इक्वल टू कोट, यहाँ π/2 माइनस θ/2 बनेगा। तो π/2 है तो tan का किस में, tan चेंज हो जाएगा कोट में, tan चेंज हो जाएगा कोट में, और यहाँ बनेगा π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस θ/2 की कंडीशन में हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाते हैं, वहाँ tan पॉजिटिव रहता है। तो यहाँ tan फाई इज इक्वल टू कोट θ/2 की कंडीशन यहाँ हमारे पास बनती है। आगे हम इसे tan फाई की वैल्यू को रखते हैं, तो b इज इक्वल टू 2kZe स्क्वायर अपॉन mv नॉट स्क्वायर कोट θ/2 के रूप में हमें ये पद प्राप्त होता है। और यदि गतिज ऊर्जा E बराबर हाफ mv स्क्वायर का यहाँ यूज़ करें तो ये जो इक्वेशन है ये इस तरह से हमें मिल जाती है, b इज इक्वल टू kZe स्क्वायर अपॉन E के रूप में। यहाँ 2 को हम नीचे की तरफ ले जाएं तो हाफ mv स्क्वायर बन जाता है, इसको हम एनर्जी के रूप में लिख सकते हैं E, काइनेटिक एनर्जी P बिंदु पर काइनेटिक एनर्जी के रूप में हम यहाँ इसको लिख सकते हैं कोट θ/2। तो यहाँ से जो संगत प्राचल B है, B और जो प्रकीर्णन कोण थीटा है, इनके बीच में ये संबंध हमें मिलता है कि b इज इक्वल टू kZe स्क्वायर अपॉन E कोट θ/2 के रूप में। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।